हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर जनन स्वास्थ्य या रिप्रोडक्टिव हेल्थ। थर्ड चैप्टर है ये अपना बायोलॉजी में। ठीक है, तो अब थर्ड चैप्टर में सबसे पहले अपन बात करते हैं WHO क्या है। और WHO का फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब इस WHO जनन स्वास्थ्य के बारे में क्या बताता है, तो WHO के अनुसार व्यक्ति का शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य जनन स्वास्थ्य कहलाता है। इस पर हमने एक नोट लिखा है कि वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH को शुरू किया गया है, जिसमें लोगों को जनन स्वास्थ्य और बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया जाता है। और भारत में सर्वप्रथम 1951 में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था, और जिसे अब परिवार कल्याण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें जनसंख्या नियंत्रण के बारे में, भारत में लगभग सभी मूल समस्याओं का कारण जो है आजकल जनसंख्या है। अत्यधिक जनसंख्या है, इसलिए है वो जनसंख्या नियंत्रण है वो अति आवश्यक है। तो क्या होता है भाई, अगर हम बात करें कि सन 2000 में विश्व की आबादी थी केवल 2 अरब यानी कि 2 बिलियन, लेकिन सन 2000 में अगर हम बात करें तो विश्व की आबादी थी 6 अरब। अब 2011 में विश्व की आबादी तो थी 7.2 अरब। और बात करें अगर हम इंडिया की, तो आज़ादी के समय भारत की आबादी थी 350 मिलियन यानी कि 35 करोड़। और सन 2000 में भारत की थी 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़। और सन 2011 में 1.2 बिलियन यानी कि 120 करोड़। भारत की जनसंख्या इतनी अधिक है कि आज दुनिया का हर छठा आदमी क्या है भाई, भारतीय। यानी कि 5 के बाद में जो छठा आदमी मिलता है वो क्या है, भारतीय। अब इस बढ़ती जनसंख्या का कारण मृत्यु दर, NMR तथा IMR में कमी तथा युवा जनन आयु की संख्या में क्या है, वृद्धि। अब जो NMR है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मातृ मृत्यु दर, और IMR क्या है भाई, शिशु मृत्यु दर। और भारत में जनसंख्या नियंत्रण के लिए 1951 में परिवार नियोजन या परिवार कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, और जिसमें हम दो हमारे दो का नारा दिया गया था। ठीक है, ये नारा भाई तब से चल रहा है 1951 से। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक छोटी सी हेडिंग है उल्ब वेदन या एमिनोसिंथेसिस। अब उल्ब वेदन या एमिनोसिंथेसिस क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है कभी। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें भ्रूण के एमनियन से एमनियोटिक द्रव निकाला जाता है, जिसमें भ्रूणीय कोशिका उपस्थित होती हैं, और इन कोशिकाओं के द्वारा भ्रूण की वृद्धि दर, आनुवंशिक रोग आदि ज्ञात किए जा सकते हैं। यस, भ्रूण का जो एमनियन है यानी कि जब भ्रूण बनेगा तो उसका एक पार्ट होगा एमनियन द्रव, जिसके अंदर कोशिकाएं उपस्थित होगी। तो उस एमनियन होता है, उसमें जो द्रव उपस्थित होता है उसे कहते हैं एमनियोटिक द्रव, और उसे बाहर खींच लिया जाता है। ठीक है, और जिससे हम भ्रूण की वृद्धि दर है, आनुवंशिक रोग, इसके बारे में पता लगा सकते हैं। लेकिन हम एक नोट के फॉर्म में लिखेंगे, वर्तमान समय में इस तकनीक का बहुत ही अधिक दुरुपयोग किया जा रहा है, क्योंकि इसमें भ्रूण की लिंग जांच करी जाती है, और अगर लड़की हो तो उसे मार दिया जाता है। ठीक है, इसलिए जो एमनियोसिंथेसिस आजकल बैन कर दी गई है। फिर एक नोट है अपने पास में और कि CDRI लखनऊ है उधर यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज की, जिसे सप्ताह में एक बार लिया जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट, कभी कभी पूछ लेते हैं कि CDRI कौन सी है, तो लखनऊ। फिर अपने पास में नेक्स्ट हेडिंग आती है जन्म नियंत्रण की विधियाँ। तो अब हम क्या पढ़ेंगे भाई, जनन नियंत्रण की विधियाँ। तो देखिए, गर्भ निरोधक साधन की हेडिंग क्या होती है, गर्भ निरोधक साधन की परिभाषा क्या होती है, वे सभी संसाधन जो मानव में गर्भ धारण को रोकते हैं गर्भ निरोधक साधन कहलाते हैं। यस, ये तो होगी परिभाषा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक आदर्श गर्भ निरोधक क्या होना चाहिए। तो एक आदर्श गर्भ निरोधक वह होता है जो जो प्रयोगकर्ता के हितों की रक्षा करे, यानी कि जो उसे उपयोग कर रहा है उसके हितों की रक्षा करे, आसानी से मार्केट में उपलब्ध हो, आसानी से उपलब्ध हो, प्रभावी हो, और इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं हो, और अगर दुष्प्रभाव हो तो भी कम से कम हो। ठीक है, ये क्या होते हैं भाई, गर्भ निरोधक साधन की विशेषताएं। तो अब अपन पढ़ेंगे गर्भ निरोधक साधन। अब गर्भ निरोधक साधन कौन कौन से दे रखे हैं अपने कोर्स में, तो इसको हम 4 प्रकार से एक चार्ट बना के पढ़ेंगे। तो गर्भ निरोधक साधन देखिए, पहले तो होती है प्राकृतिक विधियां, जिसके अंदर 3 पढ़नी है अपने को, आवधिक संयम, बाह्य स्खलन और स्तनपान अनार्तव। फिर होती है अवरोधक विधियां या बैरियर मेथड, जिसमें आते हैं कौन भाई, कंडोम, ये गर्भाशय ग्रीवा टोपी और शुक्राणुनाशक क्रीम। फिर IUD यानी कि इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेज या अंतः गर्भाशय युक्तियाँ।
इसमें क्या होती है भाई, आईयूडीज मिलेगी अपने को, औषधि रहित आईयूडी, जिसका एग्जाम्पल कौन है भाई, लिपेज लूप। कौन है भाई एग्जाम्पल, लिपेज लूप। फिर होती है तांबा मोचक आईयूडी या फिर कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, उसके एग्जाम्पल कौन है भाई, कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375। फिर होती है हार्मोन मोचक आईयूडी, जिसके एग्जाम्पल है प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20। और फिर होती हैं अन्य विधियां कुछ है, गर्भ निरोधक गोलियां हैं, अंतर्रोप है और बंध्यकरण। ठीक है, और बंध्यकरण कितने प्रकार का होता है, 2, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। ओके, अब अपन एक एक करके पढ़ते हैं इनको। यस, तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्राकृतिक विधियों की, तो प्राकृतिक विधियों में देखिए किसी प्रकार के कृत्रिम संसाधनों का उपयोग नहीं किया जाता है, जिस कारण इनके कोई दुष्प्रभाव नहीं होते हैं। ठीक है, जितने अपन लोग नेचुरल रहेंगे अपने पे कोई भी केमिकल्स के हैं वो साइड इफेक्ट या दुष्प्रभाव नहीं होते हैं। तो सबसे पहली विधि है आवधिक संयम या पीरियडिक एब्सटिनेंस। अब आवधिक संयम क्या है, तो मादा में जो अंडोत्सर्ग है वो आर्तव चक्र के 14वें दिन होता है। ठीक है, आर्तव चक्र के कब होगा भाई, 14वें दिन, यानी कि अंडाणु कब आता है, आर्तव चक्र के 14वें दिन। तो हम क्या करते हैं, आर्तव चक्र के 10वें यानी 10th से 70th यानी 10वें से 17वें दिन के बीच में मैथुन क्रिया से बचकर गर्भ धारण को रोका जा सकता है। यस, देखिए कब आएगा भाई, 14वें दिन। तो अपन क्या करेंगे, 3 दिन इधर और 3 दिन इधर, यानी कि 10 और 17। अगर मैं, ठीक है, तो क्या होगा, जब 14वें दिन अंडाणु आता है तो उससे 3 दिन पहले और 3 दिन बाद में अगर मैथुन क्रिया से बचा जाए तो उसमें निषेचन नहीं होता है, शुक्राणु को अंडाणु नहीं मिलेगा। ठीक है, इस विधि को अपन क्या कहते हैं भाई, आवधिक संयम। अब 10वें से 17वें दिन की इस अवधि को फर्टाइल पीरियड या निषेचन काल कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकते हैं, फर्टाइल पीरियड या निषेचन काल किसे कहेंगे, 10वें से 17वें दिन की अवधि को। अब निषेचन काल की इस अवधि में मैथुन क्रिया से बचकर गर्भ धारण को रोका जा सकता है, इस विधि को आवधिक संयम कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है बाह्य स्खलन या विड्रॉल, और इसे कहते हैं कोइटस इंटरप्टस। अब क्या होता है इसमें, तो मैथुन क्रिया के दौरान वीर्य स्खलन के समय नर द्वारा वीर्य का स्खलन है वो मादा के जननतंत्र के बाहर कर दिया जाता है, और जिस कारण है वो अंडाणु को शुक्राणु प्राप्त नहीं होंगे, और क्या होगा भाई, निषेचन भी नहीं होगा। अगर मैथुन क्रिया के दौरान नर अपने शुक्राणुओं को मादा जननतंत्र के बाहर स्खलित कर दे तो अंडाणु को शुक्राणु नहीं मिलते। ठीक है, नेक्स्ट है स्तनपान अनार्तव या लैक्टेशनल एमनोरिया। इसमें क्या होता है भाई, ये एक अस्थायी विधि है, एक्चुअल में ये कोई विधि भी नहीं है, अस्थायी विधि है जो प्रसव के केवल 4 से 6 महीने तक लागू होती है। अब ये विधि क्या कहती है कि अगर डिलीवरी के बाद माता अगर अपने बच्चे को भरपूर अगर दूध पिलाए, भरपूर स्तनपान कराए, तो क्या होता है भाई, उसमें अंडोत्सर्ग नहीं होता मादा में। ठीक है, क्या कहता है ये विधि, इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि प्रसव के बाद मादा संतान को भरपूर स्तनपान कराती है, इस दौरान अंडोत्सर्ग नहीं होता, यानी कि अंडाणु का उत्सर्जन नहीं होता, और जिस कारण मैथुन क्रिया करने से भी निषेचन नहीं होगा। ठीक है, तो ये 3 अपनी क्या है भाई, नेचुरल मेथड्स या प्राकृतिक विधियां, लेकिन इनमें 100% श्योरिटी नहीं है, प्राकृतिक विधियों की 100% श्योरिटी नहीं होती है। ठीक है, हो सकता है इसमें बाह्य स्खलन के समय कुछ शुक्राणु पहले ही अंदर रह गए हो। ठीक है, या फिर आवधिक संयम में अंडाणु मतलब निषेचन होने की कुछ संभावना इनमें भी रहती है। ठीक है, इसमें भी हो सकता है, लेकिन फिर भी ये विधियां एक सिद्धांत तक लागू होती हैं, एक हद तक लागू होती हैं। फिर नेक्स्ट होती है रोधक विधियां। रोधक विधियां में क्या है भाई, बैरियर्स बना देंगे, रोधक बना देंगे। इन विधियों में शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन को अवरोध के द्वारा रोका जाता है। तो पहली विधि क्या है भाई, कंडोम या कॉन्डम्स। अब कॉन्डम्स क्या होता है भाई, पतले रबड़ या लेटेक्स से बने स्नेहक युक्त संरचनाएं। स्नेहक युक्त का मतलब क्या है भाई, चिकनी संरचनाएं होती है। ठीक है, किससे बने होंगे, रबड़ या लेटेक्स से बनी हुई पतली स्नेहक युक्त या चिकनी संरचनाएं होती हैं। अब जो कॉन्डम्स है वो नर और मादा दोनों के लिए उपलब्ध हैं। अब नर कंडोम है वो शुक्राणुओं को मादा जनन तंत्र में जाने से रोकता है। यस, जो नर कंडोम होता है वो शुक्राणुओं को बाहर ही स्टोर कर लेता है। ठीक है, अंदर जाने से रोकता है मादा जनन तंत्र में। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज, कंडोम को केवल कितनी बार यूज किया जा सकता है, एक ही बार। अब इससे भी इंपॉर्टेंट क्या है कि कंडोम गर्भ धारण को तो रोकता ही है, लेकिन साथ ही साथ यौन संचरित रोगों यानी कि STD
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी बचाव करते हैं। यस, अगर किसी पार्टनर को, ठीक है, अगर कोई एसटीडी है, कोई यौन संचारित रोग है, तो उससे भी बचाव करेंगे कौन? कॉन्डम्स। ठीक है, इन्हें नर व मादा के द्वारा स्वयं ही लगाया जाता है, किसी डॉक्टर या एक्सपर्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये लाइन हमने इसीलिए लिखी क्योंकि आगे हम जब आईयूडी पढ़ेंगे तो हम लिखेंगे उसमें कि इन्हें एक्सपर्ट्स के द्वारा लगाया जाता है, डॉक्टर या नर्स के द्वारा, लेकिन जो कॉन्डम्स होते हैं उनको नर और मादा खुद ही लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड नंबर, गर्भाशय ग्रीवा टोपी, और इसे कहते हैं सर्विकल कैप्स, और इसे डायफ्राम या वॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं, सर्विकल कैप्स, डायफ्राम और वॉल्ट्स। ठीक है, अब ये होती क्या है, ये रबड़ से बनी हुई ढक्कननुमा संरचनाएं होती है भाई, ये रबड़ से बनी होगी ना कि मेटल से। ठीक है, और जो रबड़ से बनी हुई एक ढक्कन के आकार की संरचनाएं होंगी और जिसे मैथुन क्रिया से पहले गर्भाशय में लगा दिया जाता है। ठीक है, ये एक टोपी नुमा, ठीक है, मतलब कि संरचनाएं होती हैं और जिसे मैथुन क्रिया से पहले किस में लगा देंगे भाई? गर्भाशय में। फिर जिससे मैथुन के समय स्खलित शुक्राणु है वो गर्भाशय में नहीं पहुंचते और जिससे निषेचन भी नहीं होता, और इन्हें दोबारा उपयोग किया जा सकता है। यस, एक बार उपयोग किया फिर इसे वॉश करके या धो के दोबारा उपयोग भी किया जा सकता है। किसे? सर्विकल कैप्स या डायफ्राम्स को। ठीक है, फिर थर्ड नंबर पे होती है शुक्राणुनाशक या स्पर्मिसाइडल क्रीम। अब ये क्रीम क्या होती है? ये भाई जेल या क्रीम होती है और जिसे मैथुन क्रिया से पहले मादा जनन तंत्र में लगा दिया जाता है, जिससे क्या होगा, और जब वीर्य स्खलन होता है तो शुक्राणु क्या करेंगे भाई? योनि की भित्ति से ही चिपक जाएंगे और वो आगे गति नहीं कर पाएंगे और वहीं पर क्या हो जाएंगे? नष्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट है आईयूडी। आईयूडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आईयूडी का फुल फॉर्म क्या है भाई? अंतः गर्भाशय युक्ति। इंग्लिश में नहीं लिखा मैंने, इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस, इधर लिख दे रहा हूँ, इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस। ठीक है, हाँ, और वैसे पहले अपन उस चार्ट में लिख ही चुके हैं इसको। अब तो क्या होती है भाई? धातु से बनी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें मादा के गर्भाशय में प्रशिक्षित डॉक्टर या नर्स के द्वारा लगाया जाता है, यानी कि ये धातु से बनी हुई होगी और इन्हें केवल एक्सपर्ट, प्रशिक्षित का मतलब क्या है? एक्सपर्ट डॉक्टर या नर्स ही लगा सकते हैं, खुद से नहीं लगा सकते। सर्विकल कैप्स को खुद लगाया जा सकता है, कॉन्डम्स को खुद लगा सकते हैं, लेकिन आईयूडीज को खुद नहीं लगा सकते, इसे केवल एक्सपर्ट्स ही लगाते हैं, डॉक्टर्स या नर्स। फिर आईयूडी है वो निश्चित अवधि तक लगाई जा सकती है और उसके बाद पुरानी आईयूडी को निकाल कर नई आईयूडी से बदल दी जाती है। ठीक है, और आईयूडी उन दंपतियों के लिए है जो अपने बच्चों के बीच अंतराल चाहती है। अब एक जो आईयूडी है, अलग अलग प्रकार की होती है आईयूडीज। तो नॉर्मली कोई आईयूडी है वो 6 महीने तक असर रखती है अपना। ठीक है, 6 महीने तक रख सकते हैं, फिर उसे चेंज करवाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं एक एक आईयूडी के बारे में। तो सबसे पहले है औषधि रहित आईयूडी या नॉन मीडिएटेड आईयूडी। अब इसमें औषधि रहित है, इसका मतलब किसी भी औषधि का उपयोग तो नहीं होगा। तो क्या होता है भाई? इस आईयूडी में धातु का लूप बनाएंगे, जो मेटल्स होती है धातु, उनका एक लूप बना के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है और जो शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से रोकता है। और इसका एग्जाम्पल कौन है भाई? लिपेज लूप। कौन है? लिपेज लूप। ठीक है, नेक्स्ट है तांबा मोचक या कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। नाम से ही पता चल रहा है, तो ये आईयूडी किससे बनी होगी भाई? तांबे से या कॉपर से। इसमें तांबे या कॉपर से बनी हुई टी आकार की लूप है वो काम में ली जाती है भाई। कॉपर टी इसका जो एग्जाम्पल भी है, तो ये कैसी होती है? नॉर्मली टी आकार की, और बुक में इसका एक फोटो भी दे रखा है। ठीक है, फोटो है वो आप बुक के ही फॉलो कीजिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जो फोटो आता है वो बुक से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यह लूप है वो गर्भाशय में किसका स्त्रावण करेंगी भाई? ऑब्वियस बात है, कॉपर से बनी हुई है तो कॉपर का स्त्रावण करती है और जो शुक्राणु की भक्षण क्रिया को बढ़ा देता है, स्पर्म फैगोसाइटोसिस। ठीक है, हमने पिछले चैप्टर में आपको ये बताया नहीं था मैंने कि जो मादा का जो जनन तंत्र है, जो योनि है, उसमें स्पर्म फैगोसाइटोसिस होता है, यानी शुक्राणु की भक्षण, यानी कि वो शुक्राणुओं को खा जाती है, मार डालती है। ठीक है, खा जाती है। और तो क्या करता है भाई? गर्भाशय में जब कॉपर का स्त्रावण होगा तो शुक्राणु की भक्षण क्रिया है वो बढ़ जाएगी और जिससे गर्भाशय में शुक्राणु की गति है वो धीमी हो जाएगी या शुक्राणु क्या हो जाएंगे? नष्ट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कौन है भाई? कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375। फिर है लास्ट हार्मोन मोचक आईयूडी। अब ये आईयूडी विशेष हार्मोनों का स्त्रावण करेगी जो क्या करेंगे? अंडोत्सर्ग को रोककर, रोपण की क्षमता को घटाकर तथा गर्भाशय को शुक्राणुनाशी बनाकर निषेचन की क्षमता को कम कर देती है या
रोक देती है। ये क्या होती है भाई, हार्मोन मोजक आयोडीन, यानी कि विशेष हार्मोनों का स्त्रावण होगा और जिससे ये तीनों घटनाएं नहीं होगी, जिस कारण निषेचन भी नहीं होगा। एग्जाम्पल कौन है इसके, प्रोजेस्टासट और LNG-20। ठीक है, अब अगर हम आईयूडी के बारे में बात करें तो आज के समय में आईयूडी है वो सबसे सफल गर्भ निरोधक साधन है और ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके ना तो कोई साइड इफ़ेक्ट्स है और ये अपना अच्छा असर दिखाती है, इसके दुष्प्रभाव है वो बिल्कुल ज़ीरो है। ठीक है, नेक्स्ट है अन्य विधियाँ, जिसमें हम पढ़ेंगे गोलियाँ यानी पिल्स, अंतर्रोप और बंध्यकरण के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं गोलियों के बारे में। तो देखिए गोलियाँ क्या होती है, ये महिलाओं के लिए खाई जाने वाली गोलियाँ होती हैं और जो किससे बनेगी, या तो अकेले प्रोजेस्टेरॉन से या एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के संयोजन से, यानी कि कॉम्बिनेशन होगा किसका, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का या खाली प्रोजेस्टेरॉन। अब क्या होगा भाई, और इसके एग्जाम्पल कौन है, सहेली है, मालाडी है, बी गैप है आदि। ठीक है, अब ये गोलियां करती क्या है, यह गर्भ निरोधक गोलियां अंडोत्सर्ग तथा रोपण को रोक देती हैं तथा गर्भाशय ग्रीवा द्वारा श्लेष्मा के स्त्रावण में परिवर्तन करके शुक्राणु विरोधी बनाकर गर्भ निरोधन के रूप में कार्य करती है। देखिए क्या करेगी, ये गोलियां हैं वो प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स को बढ़ाएगी, जिससे अंडोत्सर्ग क्या होगा भाई, रुक जाएगा। हम जानते हैं जब अंडोत्सर्ग होता है उस समय प्रोजेस्टेरॉन का स्तर क्या होता है, कम। फिर जब कॉर्पस ल्यूटियम जब बनती है तो प्रोजेस्टेरॉन का स्तर बढ़ता है, लेकिन जब पहले ही स्तर बढ़ा रहेगा तो अंडोत्सर्ग नहीं होता है और जिस कारण निषेचन या गर्भ निरोधन की संभावना नहीं रहती। तो ये गोलियां भाई क्या करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का संयोजन हो सकती है या केवल क्या हो सकती है, प्रोजेस्टेरॉन से बनी हुई। और मालाडी के बारे में अगर हम बात करें तो मालाडी जैसी गोलियों को आर्तव चक्र के प्रथम दिन से 21वें दिन तक रोज एक गोली लेनी पड़ती है। यस, मालाडी जो पहले आती थी, ठीक है, वो क्या है, आर्तव चक्र के फर्स्ट डे यानी कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड साइकिल स्टार्ट होता है तो पहले दिन से खानी स्टार्ट करनी पड़ती थी और 21 दिन तक रोज की एक गोली लेनी पड़ती थी। लेकिन फिर एक अपने CDRI लखनऊ ने, सेंट्रल ड्रग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लखनऊ ने सहेली गोली का निर्माण किया। हमने ये पहले भी लिखा है कि सहेली गोली का निर्माण किसने किया है भाई, CDRI लखनऊ ने, और जिसे सप्ताह में केवल एक बार लेना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए ये एक गोली जिसे हम रोज 21 दिन लें या जो है हफ्ते में एक बार लें, तो आई थिंक हफ्ते में एक बार लेने वाली अच्छी रहती है। ठीक है, और वैसे भी अगर इन गोलियों का अगर कोई लेडीज़ हैं वो ज़्यादा उपयोग करती हैं तो बाद में उनके हार्मोन्स इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि उनके प्रेग्नेंट होने के चांस बाद में नहीं रहते, तो इनसे हमें थोड़ा बचना चाहिए। ठीक है, अब यह गर्भ निरोधक गोलियां, हाँ ये हम देख लिया अंडोत्सर्ग और रोपण को रोक देगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं अंतर्रोप या इम्प्लांट के बारे में। अब इम्प्लांट में क्या होता है भाई, सेम प्रोजेस्टेरॉन या तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन से बने टीके होते हैं। इसमें धातु से बने हुए छोटे छोटे टीके होंगे। ठीक है, और जिन्हें ऊपरी बाह की त्वचा के नीचे, यानी कि यहाँ पर इस बाह की त्वचा के नीचे रोपित कर दिया जाएगा और जिससे क्या होगा भाई, ये भी गर्भ निरोधक गोलियों की तरह ही कार्य करती हैं लेकिन गोलियों की तुलना में अधिक तीव्र और लंबी अवधि तक असरदार है। कौन, अंतर्रोप। ठीक है, धातु से बनी हुई होगी, ऊपरी बाह के नीचे यहाँ पर, ठीक है, लगा दी जाएगी और जिससे क्या होगा भाई, गर्भ धारण नहीं होगा, ये भी मतलब गर्भ निरोधक गोलियों की तरह ही कार्य करेगी। अब वर्तमान समय में इन हार्मोनों के संयोजन से बनी ऐसी गोलियां भी आ रही है जिन्हें यदि मैथुन के 72 घंटे के बाद में अगर लिया जाए तो भी है जो मतलब भ्रूण का विकास नहीं होगा या ये फिर निषेचन भ्रूण को नष्ट करके या रोपण की क्षमता को रोककर गर्भ निरोधक के रूप में कार्य करती हैं। और ये जो गोलियां इन्हें बोलते हैं इमरजेंसी पिल्स, आपातकालीन गोलियां। ये कब ली जाती है, ये गोलियां आपातकालीन स्थितियों जैसे बलात्कार या गर्भ निरोधक असफल होने की स्थिति में उपयुक्त हो सकती है। यानी कि अगर कोई कपल है जो बच्चा नहीं चाहते और वो, हमने इतनी जो विधियां पढ़ी उन सब में से किसी ने, मान लो किसी ने जो है मतलब कंडोम का उपयोग किया लेकिन फिर भी अगर वो प्रेग्नेंट हो जाए तो वो इस इमरजेंसी पिल्स का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना टॉपिक है बंध्यकरण या स्टेरिलाइजेशन। अब स्टेरिलाइजेशन या बंध्यकरण क्या है भाई, इसे सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, नसबंदी। अब नसबंदी किसके लिए उपयुक्त होती है, जो कपल या दंपति परमानेंटली अब है बच्चे नहीं चाहते, यानी कि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे होना अब स्टॉप हो जाए, तो ये उनके लिए क्या है भाई, स्थायी रूप से गर्भ निरोधन चाहते हैं उनके लिए उपयुक्त है। ठीक है, अब पुरुष और महिला दोनों के लिए नसबंदी अलग अलग होती है। ठीक है, लेकिन अपने यहाँ पर सोसाइटी में केवल महिला है वो नसबंदी करवाती है। ठीक है, पुरुष नहीं करवाते, छोटी मानसिकता है। चलिए बात करते हैं पुरुष नसबंदी या शुक्रवाहक उच्छेदन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वैसेक्टोमी के बारे में।
अब इस विधि में शल्य क्रिया या सर्जरी द्वारा पुरुष की शुक्रवाहिनी को काटकर बांध दिया जाएगा। देखिए तो क्या होगा भाई, पुरुष नसबंदी में तो शुक्रवाहिनी को काट देंगे और मादा नसबंदी में अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाएगा। ये जो फोटो आपको दिख रही है पुरुष और मादा नसबंदी की, जिसमें शुक्रवाहिनी और अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया गया है, तो देखिए पुरुष नसबंदी कहते हैं। महिला नसबंदी या फिर अगर ट्यूबोक्टोमी की बात करें तो इसमें भी यही है, महिला की अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, इसे महिला नसबंदी कहते हैं। अब हमने एक नोट लिखा है कि जो बंदीकरण विधि है वो सर्वाधिक प्रभावशाली होती है और इसमें नलिकाओं की सामान्य स्थिति आने की जो गुंजाइश है वो बहुत ही कम होती है, या तो वो आपस में वापस नहीं जुड़ पाती है। ठीक है, अगर जोड़ना भी चाहें तो ठीक है, ये विधि इतनी प्रभावशाली है। ओके, नेक्स्ट अपना टॉपिक है MTP, सगर्भता का चिकित्सकीय समापन या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब इसे प्रेरित गर्भपात भी कहा जाता है और इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी भाई, मानव द्वारा जानबूझकर गर्भ में पल रहे भ्रूण या गर्भ का समापन करने को प्रेरित गर्भपात या MTP कहते हैं। अब MTP के कारण क्या है भाई, मुख्य कारण मेनली MTP क्यों होता है, क्यों है जो पेरेंट्स अपने बच्चों को मार देते हैं, उसका मुख्य कारण हमारे यहाँ पर माना जाता है कि मादा भ्रूण से छुटकारा पाना। यस, लोगों की जो मानसिकता है वो ऐसी है कि उन्हें लड़का चाहिए होता है, इसीलिए वो अगर मादा भ्रूण है तो उसे मार देंगे। अब दूसरा है लापरवाही या गर्भ निरोधक साधनों के असफल होने पर अनचाहे गर्भ से छुटकारा पाने के लिए MTP का उपयोग किया जाता है। अगर कोई कपल है जो कि है वो गर्भ धारण नहीं चाहते थे और अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो क्या करवाते हैं भाई, MTP। और कभी कभी भ्रूण या माता जच्चा बच्चा में इस प्रकार की जटिलताएं आ जाती हैं कि भ्रूण का रहना दोनों या किसी एक के लिए हानिकारक साबित होता है, तो ऐसी स्थिति में MTP अनिवार्य हो जाता है। यस, अगर कि भाई माँ और बच्चे में से एक को है तो माँ को बचाना जरूरी होता है, तो इसलिए क्या करते हैं भाई, MTP। अब गर्भ में या भ्रूण में कोई बड़ी आनुवंशिक बीमारी होने पर भी उसे MTP द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। अब MTP गर्भावस्था की, अगर हम MTP की बात करें तो MTP कब कर सकते हैं, तो MTP गर्भावस्था की प्रथम तिमाही यानी कि 3 महीने अर्थात 12 सप्ताह या इसके बाद की अवधि में MTP या संकटपूर्ण व घातक होती है। यस, सुरक्षित कब होती है भाई MTP, 3 महीने या 12 सप्ताह से पहले, उसके बाद में MTP क्या हो सकती है भाई, घातक, जिसमें माँ और बच्चे दोनों को क्या हो सकता है, खतरा। अब MTP में परेशान करने वाली बात यह है कि अधिकतर MTP है वो गैर कानूनी रूप से अकुशल नीम हकीमों के द्वारा की जाती हैं, जो न केवल असुरक्षित बल्कि जानलेवा भी हो सकती है। लोग डॉक्टर्स को प्रेफर ना करके जो है झोला छाप होते हैं जो नीम हकीम, ठीक है, उनके पास चले जाते हैं, जिससे उन्हें खतरा भी हो सकता है। पूरी दुनिया में हर साल 45 से 50 मिलियन यानी कि 4.5 से 5 करोड़ MTP कराए जाते हैं, जो कि संसार भर की कुल सगर्भताओं यानी प्रेगनेंसी का 1/5वां भाग है। और भारत सरकार ने MTP के दुरुपयोग को रोकने के लिए 1971 में कानूनी स्वीकृति दे दी थी। इसके बाद 2017 में इसमें संशोधन किया गया क्योंकि MTP द्वारा कन्या भ्रूण हत्या होने लगी थी। ठीक है, ये अपना क्या है भाई, MTP। तो क्या करें कि अगर MTP को अगर परमिशन दे दी जाए तो लोग इसका दुरुपयोग करने लगते हैं। तो आजकल ऐसा है कि MTP केवल कुछ ही यानी कि इमरजेंसी कंडीशंस में और कोर्ट की परमिशन से ही करवा सकते हैं। ठीक है।